न्यूज, सच जरूरी। नमस्कार दर्शकों, मैं शिवा शेख और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। स्वागत है आपका देश प्रदेश की खबरों में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। भारत 24 हरित ऊर्जा सम्मेलन में बोले गडकरी, हरित ऊर्जा है भविष्य। तेजस्वी यादव बोले, लोकतंत्र बचाने को हर मंच पर लड़ेंगे। शिवराज सिंह चौहान बोले, कृषि भारत की आत्मा है। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। भारत 24 हरित ऊर्जा शिखर सम्मेलन में नितिन गडकरी। नई दिल्ली में आयोजित भारत 24 हरित ऊर्जा शिखर सम्मेलन में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने देश की ऊर्जा नीति और पर्यावरणिक लक्ष्यों पर जोरदार संबोधन दिया है। गडकरी ने कहा, हरित ऊर्जा भारत का भविष्य है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। हर मंच पर लड़ेंगे, चुप नहीं बैठेंगे, बोले तेजस्वी यादव। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण को लेकर राजद नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दे दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा, हमें विशेष गहन पुनर्निरीक्षण से कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये जिस तरीके से किया जा रहा है वे लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। उन्होंने चुनाव आयोग पर और सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है, हमें लोकतंत्र को खत्म होने नहीं देंगे। ये सिर्फ एक प्रशासनिक कवायद नहीं बल्कि संवैधानिक सवाल है। हमें इसके खिलाफ हर मंच पर लड़ेंगे। कमीशन जो है बीजेपी के दफ्तर के इशारे से, बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। लगातार हम लोगों ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। दिल्ली में चुनाव आयोग से हम लोग मिले, बिहार में चुनाव आयोग से मिले, कोई नतीजा जो है सामने नहीं आया। हम लोगों ने बिहार बंद किया है, लोगों को जागरूक किया उनके अधिकार को लेकर के। लेकिन मिस्टर ज्ञानेश गुप्ता और इलेक्शन कमीशन के लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट भी हम लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने सलाह भी दी, लेकिन ज्ञानेश गुप्ता और उनके इलेक्शन कमीशन के लोगों ने एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई जवाब नहीं दिया। ये चुनाव आयोग का सबसे बड़ा ड्राइव चल रहा है। SIR जो होता है सबसे बड़ा ड्राइव होता है, जहां मतदाताओं की सूची बनती है, लोगों को जोड़ा जाता है। और चुनाव आयोग तो शुरू में ही नहीं सोचा कि सभी पॉलिटिकल पार्टी को बुलाया जाए, और अचानक से जो है आनंद फानंद में एक फरमान निकाल दिया जाता है कि बिहार में SIR कराया जाएगा। तभी हम लोगों को संदेह था कि जरूर कुछ ना कुछ दाल में कुछ काला है। और अब तक सुप्रीम कोर्ट के सलाह के बाद भी जो ज्ञानेश गुप्ता है वो चुप है। और अद्भुत इस बात का है कि वो अनऑफिशियली मीडिया से मिल रहे हैं। जो चीजें पहले से भाजपा ने, अमित शाह जी ने, मोदी जी ने जो तय करके उनको दिया है टारगेट, जो सूची, वही काम में वो लगे हुए हैं। ये डेमोक्रेसी के लिए जिस तरीके का प्रोसेस, हमको SIR से दिक्कत नहीं है, लेकिन जो तरीके हैं इनके, ये लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। और हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं, लोकतंत्र में रहते हैं, और बिहार लोकतंत्र की जननी है। और इसी बिहार से लोकतंत्र को हम खत्म होते हुए नहीं देख सकते। इसको लेकर के हम हर एक प्लेटफॉर्म पर हम लोग जो है लड़ाई लड़ेंगे। देश भर के जितने बड़े नेता हैं उन सबको भी हम चिट्ठी लिख रहे हैं। और 19 तारीख को दिल्ली में खड़गे साहब के यहाँ एक बड़ी बैठक इंडिया अलायंस की है, उसमें भी हम शामिल होंगे और अपनी बात को मजबूती के साथ जो है रखेंगे। अब 3 दिन पहले की अगर बात करें तो सूत्रों के हवाले से खबर आया कि 35 लाख नाम हटाए
जाएंगे। 3 दिन पहले 35 लाख नाम हटा जाएंगे और उसके बाद अगर आप देखें तो ये इलेक्शन कमीशन का प्रेस नोट है। ये 16 तारीख का है, जिसमें अलग अलग जो बाहर जो लोग हैं कितना शिफ्ट कर गए, कितना वो हो गए, उसकी जानकारी है। लेकिन कल एक नोटिफिकेशन जो है प्रेस नोट इलेक्शन कमीशन जारी करता है और उसमें हूबहू जो सूत्र ने जानकारी दी 35 लाख, यानी 3 दिन बाद वही सर्टेन नंबर्स जो है इलेक्शन कमीशन भी देता है, हटाने की बात करता है। अब मेरा सवाल यहां खड़ा होता है कि इंडियन एक्सप्रेस तो या कोई अखबार में जो है शायद छपा था, जो सूत्र के हवाले से अखबारों में भी छपा 35 लाख का हटने का, जो अखबार में छपा 35 लाख वो 3 दिन पहले छपा। तो पहला सवाल ये होता कि आप उसके 2 दिन बाद वही नंबर आप दे रहे हैं, यानी प्रोसेस तो ऑन है। जब प्रक्रिया चल रही है तो घटता भी बढ़ता है, तो ना घटा 2-3 दिन में, ना बढ़ा है, हूबहू वही नंबर जो है दिया गया है। और सवाल खड़ा होता है कि अभी भी 1 हफ्ता बाकी है, ये जानकारी कहां से आ गई 35 लाख की? आइए बढ़ते अगली खबर की। कृषि भारत की आत्मा है, बोले शिवराज सिंह चौहान। बिहार में स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में आज 4था दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, कृषि सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि भारत की आत्मा है। नई पीढ़ी अगर कृषि से जुड़ती है तो देश का भविष्य स्वर्णीय होगा। अब वो क्षण आ गया है जिसकी हम सबको बेसब्री से प्रतीक्षा थी। हमारे मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के प्रेरणादायक दीक्षांत भाषण का मैं महोदय से आग्रह करूंगी कि वे आए और अपने आशीर्वचनों से सभा को अलंकृत कर हम सबको अनुग्रहित करें। कृपया जोरदार तालियों से महोदय का स्वागत करें। बिहार के यशस्वी और कर्मठ उप मुख्यमंत्री और मेरे विभागों के भी मंत्री आदरणीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी, इसी धरती के माटी के सपूत जो बिहार की सुगंध को पूरे देश में फैला रहे हैं, कृषि राज्य मंत्री भारत सरकार आदरणीय रामनाथ ठाकुर जी, बिहार सरकार के यशस्वी सूचना और जनसंपर्क मंत्री आदरणीय श्री महेश्वर हजारी जी, इस क्षेत्र की लोकप्रिय और युवा सांसद लाडली बेटी श्रीमती शांति चौधरी जी, DGICR आदरणीय डॉक्टर मांगीलाल जाट जी, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर प्रेमलाल गौतम जी, हमारे कुलपति डॉक्टर PS पांडे जी, हमारे कुल सचिव डॉक्टर मृत्युंजय कुमार जी, यहाँ विराजमान सभी गुरुजन, सम्मानित नागरिकगण, बहनों, भाइयों और भांजे और भांजियों, मामा का सबको प्रणाम, नमस्कार। अभी हमारी संचालक बेटी बार बार कह रही थी मुख्य अतिथि, मुख्य अतिथि, मुख्य अतिथि। अरे हम मेहमान थोड़ी हैं। अतिथि तो वो होता है जो बिना बुलाए कभी भी टपक जाए, आने की तिथि पता नहीं, वो अतिथि। मेरे आने की जो तिथि पहले से तय थी। और दूसरी तरफ
इस विश्वविद्यालय में जो हिंदुस्तान में शोध की जननी है, मैं मेहमान कैसे हो सकता हूं? मैं भी इसी परिवार का सदस्य हूं, विश्वविद्यालय परिवार का, और इसी भाव से आया हूं। मैं प्रणाम करता हूं समस्तीपुर की इस पवित्र धरा को। मिथिलांचल का प्रवेश द्वार है ये, और विदेह जनक जैसे कोई राजा इस धरती पर नहीं हुए बहनों और भाइयों। जल में कमल के पत्ते के समान निष्काम कर्मयोगी राजा जनक के चरणों में प्रणाम करता हूं। भारतीय नारी का आदर्श अगर कोई हो सकती है तो सीता माता ही हो सकती है। सीता माता के चरणों में प्रणाम, राजा रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रथम राष्ट्रपति, जिनके नाम पर यह विश्वविद्यालय बिहार की धरती ने ऐसे लाल को भी जन्म दिया, उनको भी मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर, जिन्होंने दीनों दुखियों और गरीबों की सेवा एक नया इतिहास रचा, उनके चरणों में भी प्रणाम करता हूं। मैं बिहार की महान जनता को प्रणाम करता हूं। और एक बात कह देना चाहता हूं, बिहार के बिना देश का भी काम नहीं चल सकता और दुनिया का काम भी नहीं चल सकता। अगर अच्छी खेती करनी तो बिहारी चाहिए, देश में भी चाहिए और दुनिया में भी चाहिए। यहां के परिश्रमी किसान और टैलेंट अगर चाहिए तो वो टैलेंट भी इस बिहार की पवित्र धरती पर मिलेगा। यहां के नौजवान कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी, कर्मठ, कर्तव्यनिष्ठ, परिश्रमी और बिहार के पसीने की सुगंध आज दुनिया में चारों तरफ दिखाई देती है। ऐसे पवित्र बिहार को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। दुनिया को ज्ञान का प्रकाश देने वाला बिहार, नालंदा यही तो था, जहां पढ़ने दुनिया भर के विद्यार्थी आया करते थे। मेरे बेटा बेटियों, अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र भारत, जब दुनिया के तथाकथित विकसित राष्ट्रों में सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहां वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। ये वो धरती है जिसने आज नहीं हजारों साल पहले उद्घोष किया, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, दुनिया के सब विचारों का आदर किया। ये वो धरती है जहां भगवान बुद्ध को गया में विशुद्ध ज्ञान मिला, और आज हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं दुनिया को युद्ध की नहीं बुद्ध की जरूरत है। ये वो धरती जिसके ऋषियों ने हजारों साल पहले कहा, आत्मवत सर्वभूतेषु, सबको अपने जैसा मानो। और यही वो धरती है जहां से आवाज आई, अयम निजम परो वेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा, ये तेरा, ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, और इसी धरती ने कहा विश्व का कल्याण हो। इस भारत भूमि से ही संदेश, और आज पूछा से भी यही संदेश जा रहा है। दीक्षांत समारोह अद्भुत और अभूतपूर्व है। और जो बेटे बेटियां बैठे, दीक्षा का अर्थ शिक्षा की समाप्ति नहीं है।
तुम्हारे जीवन का नया प्रारंभ है बेटा बेटी। अब तक तुमने शिक्षा प्राप्त की, लेकिन इस शिक्षा का उपयोग भावी जीवन में जरूर करना। ये डिग्री तुम्हें संदेश दे रही है, अनंत आकाश में ऊंची उड़ान भरो। मेरे बेटा बेटियों, मैं भी गांव का रहने वाला हूं, छोटे से गांव में पैदा हुआ, लेकिन आज मैं एक संदेश स्वामी विवेकानंद का तुम्हें देना चाहता हूं, जो मुझे भी सदैव प्रेरणा देता है। आखिर मनुष्य क्या है? यह मनुष्य केवल 3.5 हाथ का हाड़ मांस का पुतला नहीं है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, तुम केवल हाड़ मांस के पुतले नहीं हो, अमृत के पुत्र हो, ईश्वर के अंश हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो और अमर आनंद के भागी हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। मैं आज सब बच्चों को यही कहना चाहता हूं, अपने आप को पहचानो। तुम दुनिया में बड़े से बड़ा काम कर सकते हो, केवल लक्ष्य तय करने की जरूरत है, और जो लक्ष्य तय करो उसके लिए रोड मैप बनाने की जरूरत है। उस पर मेहनत से काम करोगे, मेहनत से चलोगे, तो दुनिया में बड़े से बड़ा काम तुम्हारे हाथों होगा। तुम्हारा जीवन व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं है। ये मत सोचना कि मिल गई डिग्री। जीवन की ठीक प्लानिंग करने की कोशिश करो। और मेरी अपील है, किसी क्षेत्र में जरूर करना बेटा बेटियों। तुमने इस विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की है, और इसलिए इस ज्ञान का और तुम्हारे टैलेंट का किसी के क्षेत्र में उपयोग होना ही चाहिए। अपार संभावनाएं किसी क्षेत्र में। मुझे कहते हो खुशी है, कभी वो समय था जब भारत अमेरिका से PL-40 लाल गेहूं खाने पर मजबूर था। कभी वो दिन भी थे जब हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय परम आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, सप्ताह में 1 दिन उपवास रखो। लेकिन मेरे भाई और बहनों, आज वो दिन नहीं है। आज देश के अन्न के भंडार भरे हुए हैं। पिछले 11 सालों में जब से प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी बने, 40% उत्पादन बढ़ा है। अब गेहूं की कोई कमी नहीं है। 80 करोड़ को तो फ्री में गेहूं दिया जा रहा है। ये भारत की धरती है, दुनिया में कहीं हो नहीं सकता। ये चमत्कार मोदी जी ने। चावल हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। चावल के इतने भंडारे के रखने की जगह नहीं है हमारे पास। बासमती चावल ही 50,000 करोड़ रुपए का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मक्के के उत्पादन को बिहार ने नई दिशा दे दी। जिधर देखो मक्का लहरा रहा है, और मक्का में भी मक्का, बिहार का मक्का। अप्रत्याशित अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, और बिहार की धरती का तो क्या कहना है। समस्तीपुर की सब्जियां, अभी शाम्भवी जी कह रही थी कि पूरी दुनिया में धूम मचा रही है। यहाँ की लीची, और लीची में भी शाही लीची, आज सारे जगत में उसकी चर्चा है। और मखाना तो माली मखानों की पहनते हैं। बिहार के मखाने को नई पहचान मिली है। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। अब तो मखाना बोर्ड भी बन गया है, और मैंने भी मखाने की खेती में हाथ आजमाए।
दरगंगा में तालाब में घुस के मखाने की बेल लगाने का भी काम किया है। यार वो कृषि मंत्री किस काम का जो खेतों में ना घुसे? कृषि मंत्री का मतलब राजा नहीं होता। हम अपनी जनता के सेवक हैं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ और किसान उसकी आत्मा, और किसानों की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है, पूजा। लेकिन मैं बिहार के उत्पादों की बात कर रहा था। यहां का केला, यहां का आम, यहां का टमाटर, एक एक उत्पाद ऐसा है जो पूरे विश्व में धूम मचा सकता है। और मैं बेटा बेटियों आपको इसलिए करूं, हालांकि बिहार के नहीं 27 राज्यों के बच्चे हैं। हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। मैं सबसे यही कह रहा हूं कि कृषि के क्षेत्र में काम करना, क्योंकि हुआ खूब है लेकिन कसर बहुत बाकी है। पर हेक्टर उत्पादन और बढ़ाना है। इसलिए तुम में से कुछ आओ, कुछ खेती में हाथ आजमाओ, जो सीखा उसको खेतों में इंप्लीमेंट करो। कुछ स्टार्टअप जैसे क्षेत्र ढूंढो कि हमारी कृषि उत्पाद की हम प्रोसेसिंग कर सकें। अभी विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया हमने, उसमें किसान ने कई तरह की समस्याएं बताई। क्या तुम उनमें से कुछ समस्याओं का समाधान कर सकते हो? जैसे मुझे कहा कि लीची की सेल्फ लाइफ बढ़नी चाहिए। अब मैंने अपने वैज्ञानिकों से कहा कि सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए काम करो। यहां पे किसान ने सेल्फ लाइफ बढ़ा दी, लीची के डंठल पर ग्लूकोज का लेप करके, और उसको सेल्फ लाइफ बढ़ा के दिखा, ताकि जल्दी लीची खराब ना हो और किसान को ठीक रेट मिले और उपभोक्ताओं को कई दिनों तक टूटने के बाद भी ताजी लीची मिल जाए। क्या ऐसा टमाटर की किस्म हम पैदा कर सकते हैं? आईसीआर कोशिश कर रहा है कि इससे टमाटर की सेल्फ लाइफ बचे और बाद में सूखे तो भी खराब ना हो, उससे पल्प बनाया जा सके, उससे सॉस बनाया जा सके। एक भी हजारों काम करने के किसान मांग कर रहे हैं। हमारे पास जोत के आकार छोटे छोटे हैं, उन छोटे जोत के आकार में हम मशीनों से खेती कर सके, छोटी मशीनें बनाओ। क्योंकि विजय जी अब मजदूर तो आसानी से मिलते नहीं है। मुझे रास्ते में कह रहे थे कि अनाज मिल रहा है, कई योजनाओं का लाभ मिल रहा है, तो खेती में मजदूर ज्यादा आते नहीं है। सही बात है कि नहीं? तो मैकेनाइजेशन के लिए काम करना पड़ेगा। क्या तुम में से कुछ बच्चे मैकेनाइजेशन के क्षेत्र में हाथ आजमा सकते हैं? मैं तुमसे कहना चाहता हूं इनोवेटिव आइडिया हो। मैं ऐसा नेता नहीं हूं कि भाषण की फॉर्मेलिटी पूरी करके चला जाओ। मैं तुमसे गंभीरता से कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हारे दिल में कोई इनोवेटिव, दिमाग में कोई इनोवेटिव आइडिया हो तो उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना, और दिक्कत आए तो मामा को याद कर लेना, दिल्ली में भी मामा का घर है। कोशिश करना, केवल डिग्री नहीं। इस शिक्षा का व्यवहारिक उपयोग कैसे हो और इसी को अपना कैरियर कैसे बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रगति बहुत हुई है, कृषि के क्षेत्र में क्रांति हुई है, लेकिन कई चीजें करने की जरूरत है। अब किसानों ने कहा कि कई जगह नकली खाद आ जाती है, नकली दवाई आ जाती है, तो उन्होंने कहा ऐसा कोई मोबाइल मशीन बना दो कि खाद की बोरी में अगर हम वो लगा दें तो पता चल जाए कि उसमें कौन से तत्व है, ये असली है कि नकली है। कई तरह की चीजें करनी है। इसलिए मैं अपने बच्चों से यही कहना चाहता हूं कि अपने ज्ञान का
व्यवहारिक उपयोग जरूर करना है। खेती को अपने कैरियर बनाने की कोशिश करो, और खेती के बिना देश का काम चल नहीं सकता। मैं सभी गुरुजनों को बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। अब साधारण विश्वविद्यालय में नहीं है, असली पूसा ये है, दिल्ली वाला तो नकली पूसा है। पूसा तो ये है, और जाट साहब आप धान पूसा दिल्ली वाले का नाम दे देते हो। पूसा तो बिहार के पूसा है। आपकी जिम्मेदारी और बड़ी है। विश्वविद्यालय ने प्रगति की है, लेकिन उसको और ऊंचाइयों पर कैसे ले जा सकते हैं। हम मिलकर काम करेंगे। मैं मंत्री मतलब ऐसा नहीं हूं कि मैं, मुझे तो आज लग रहा था कुलपति महोदय, जब हम भारत रत्न कर्पूरी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने जा रहे थे, तो धूप पे कालीन बिछी हुई थी। क्या जरूरत थी उसकी लाल कालीन? इतनी सुंदर घास, पूसा को पूसा ही रहने दो। ये पूसा कुछ करके दिखा रहा है और दिखाए। आज भी दे रहा है, लेकिन और क्या दे सकते हैं। अब आपने जो कहा मैं दोहराना नहीं चाहता, आपने अपने भाषण में विस्तार से बताया। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय देश की कृषि को नई दिशा देने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। और सुनो भारतवासियों, आपका कृषि मंत्री आपसे कहना चाहता है, उत्पादन बढ़ाना है। अभी बहुत कसर है। यहां चना, मसूर, दलहन और तिलहन की फसलें बिहार में बहुत अच्छी होती है, लेकिन पर हेक्टेयर उत्पादन कम है। अभी कल ही प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना हमने घोषित की। यूनिवर्सिटी इसको टास्क के रूप में अपने हाथ में ले। 100 जिले जहां उत्पादकता कम है कृषि की, वहां उत्पादकता बढ़ाना है। उसमें बिहार के जिले भी है। बिहार पीछे नहीं रहेगा। बिहार के जिलों की उत्पादकता देश में सबसे ज्यादा होगी और दुनिया से हम मुकाबला करेंगे। उसके लिए रिसर्च करें, शोध करें, इनोवेशन करें, तो उत्पादन बढ़ाएंगे, लागत घटाएंगे, उत्पादन के ठीक दाम देंगे, नुकसान हो जाए तो भरपाई भी करेंगे। लेकिन एक टास्क जो आपने लिया उसका मैं अभिनंदन करता हूं, वो है प्राकृतिक खेती। केमिकल और फर्टिलाइजर के ज्यादा उपयोग, पेस्टिसाइड के ज्यादा उपयोग से धरती बंजर होने की दिशा में जा रही है। ये धरती केवल हमारे लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। उसके लिए भी तो कुछ बचाना है। क्या हम इतने स्वार्थी हो जाएंगे कि आने वाले बच्चों का सोचेंगे ही नहीं? और उसका उपाय है प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग। आपने हाथ में लिया काम, तेजी से आगे बढ़ाओ। और मैं भारतवासियों से कहना चाहता हूं, प्रिय देशवासियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम खाद्य सुरक्षा देश की सुनिश्चित करेंगे। कोई भूखा नहीं सोएगा। पोषण युक्त खाद्यान्न मिले, इसका इंतजाम करेंगे और धरती को बचाने का भी काम करेंगे। और भारत केवल भारत का पेट नहीं भरेगा, भारत विश्व बंधु भी है। हम दुनिया का फूड बास्केट बन के दिखाएंगे। हम साधारण लक्ष्यों के लिए काम नहीं कर रहे, असाधारण काम करके दिखाना है। और बच्चों से भी यही कहना चाहता हूं, एवरेज बनने की मत सोचना। जैसे तैसे रोजी रोटी चल जाए, आप तो बड़ा सोचो और बड़ा करो। ये जीवन इसीलिए है कि हम कुछ करके दिखाएं। अरे अपने लिए तो सब जीते, कीट पतंगे भी जीते, पशु पक्षी भी जीते,
अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। जो औरों के लिए जीता उसी का जीवन जीवन होता है। तो आइए आगे बढ़िए और अपनी शिक्षा का उद्देश्य भारत की कृषि को बेहतर करने में कीजिए। आपके पास अच्छे आइडिया हो, चिंता मत करना, मेरे पास भेजना, और जरूरत होगी तो मैं आपसे मिलूंगा भी। अगर आपके मन में कुछ तलब है करने की तो मैं आपके साथ बैठ के भी बात करूंगा, क्योंकि मंत्री नहीं, मैं तो मामा ही हूं। आपके अंदर अगर काम करने की उत्कंठा है तो उसको मरने नहीं दिया जाएगा। मैं एक बार फिर विश्वविद्यालय को अच्छी उपलब्धियों के लिए बधाई देता हूं। ये बात सच है कि आज मुझे रामनाथ जी, ये सच है कि आज हम थोड़ी जल्दी में, क्योंकि शाम को 6 बजे दिल्ली में एक कार्यक्रम है। अच्छा, हमने सोचा था कि वहां से चलेंगे 11:15 बजे, यहां जाएंगे 11:15 बजे और 12 बजे से कार्यक्रम चालू कर देंगे। ये रास्ते में कार्यकर्ता मिल गए और हम कार्यकर्ता छोड़ नहीं सकते, और कार्यकर्ता से भी जब तक हाथ नहीं मिलाएं, गले नहीं लगाएं, तब तक हमको चैन नहीं आता, क्योंकि यही तो कार्यकर्ता है जो पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करते। इनके कारण ही तो हम लोग बने। तो थोड़ी देर वहां हो गई, आते आते देर हो गई, और हमारे कुलपति जी इतने भाव विभोर थे आज कि कई बार उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इधर चले कि उधर चले। मैं उनकी भावना की कद्र करता हूं। ये भावनात्मक कार्यक्रम आपने किया है, लेकिन रामनाथ जी, हम जाने के लिए नहीं आए, हम इन बच्चों के दिलों में बसने के लिए आए, ताकि मिलकर कुछ करें। अगली बार फिर आएंगे, और तब और टाइम लेके आएंगे। वैसे भी इस पवित्र धरती को कौन छोड़ सकता है। यहां की असीम शांति मिलती है, और आपने तो आज मिथिला की पाठ फैला दी। इससे बड़ा सम्मान कोई हो नहीं सकता। मिथिलांचल वासियों, कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में मैं आपको वचन देता हूं, इस पाठ का मान, आपका सम्मान और मिथिला की शान कभी जाने नहीं दूंगा। एक बार सभी बच्चों को, मेरे बेटा बेटियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गर्मी भी अपने तेवर दिखा रही है, चेहरे से पसीना टपक रहा है, लेकिन मन आनंद से भरा हुआ है। इधर तो थोड़े कूलर लगे हुए, भीजे वाले बिहार में, क्योंकि कल तक मौसम अच्छा था, लेकिन ये इसलिए कि बच्चों की परीक्षा लेता है मौसम। अब आप व्यवहारिक जीवन में उतर रहे हो, कठिनाई आए तो सामना करना, आगे बढ़ना, याद रखना, बड़ा लक्ष्य तय करके उसको प्राप्त करने की कोशिश करना, तुम में से हर एक असाधारण काम करेगा। मेरे बेटा बेटियों, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्त वारिण्य बोधता, उठो, जागो, और जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए चैन की सांस मत लो। सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है, ये नखत अमा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आई बढ़ते अगली खबर की। जम्मू मेडिकल कॉलेज में मरीज की मौत। जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज में उस समय तनाव फैल गया जब एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया और कथित रूप से हमला कर दिया। अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष ने इस घटना पर सफाई देते हुए कहा, दुर्भाग्य से मरीज की मृत्यु हो गई। हमारे डॉक्टर सुबह 10 बजे से उसका इलाज कर रहे थे। और कल अनफॉर्चुनेटली पेशेंट की डेथ हुई है सुबह
10-11 बजे हमारे रेजिडेंट्स, डॉक्टर्स पूरे अटेंड कर रहे थे पेशेंट को, लेकिन फैमिली की एलिगेशन था कि हमारे पेशेंट्स को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला. I had a word and inquired on my own with all concerned and found that the proper treatment was given to the patient. Unfortunately stage ऐसी थी, state ऐसी उनकी, he was in terminal stage of his illness, कि वो बचा नहीं पाए. उनके मैसिव ब्रेन हेमरेज की वजह से सिस्टम काम नहीं कर रहे थे. उसके बाद अनफॉर्चुनेटली फैमिली के जो अटेंडेंट्स थे वो वायलेंट हो गए. दे वर्बली अब्यूज डॉक्टर्स, फिर फिजिकली असॉल्टेड, विच इज क्लियरली कॉट ऑन द CCTV. द गर्ल इज हिटिंग द अटेंडेंट की डॉटर, हिटिंग द डॉक्टर इन द बेली और हर्लिंग चॉइसेस्ट अब्यूजेस एट द डॉक्टर्स. और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली मीडिया को भी स्टेटमेंट दिया, उन्होंने छुपाया. कल मैं मीडिया की स्टेटमेंट दिन में इंसिडेंटली फॉर्चुनेटली जो CCTV फुटेज थी आफ्टरनून में हमारे हाथ में आई. उससे पहले जो सारा नैरेटिव था कि डॉक्टर्स ने मारा है, डॉक्टर्स ने ये किया वो किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने छेड़ा. इनफैक्ट उसकी मां कहती है कि एक डॉक्टर ने मेरी बेटी को थप्पड़ भी मारे. तो कब तक ये झूठ चलेगा? दिस इज डॉक्टर्स का इमेज मलाइन करने के लिए क्यों ऐसा किया जा रहा है? जम्मू पीपल को हम सर्व कर रहे हैं. रोज की इमरजेंसी 500 पेशेंट्स की इमरजेंसी होती है डेली. जो पेशेंट सेटिस्फाई होकर जाते हैं हमारे पास, कुछ लोग नहीं सेटिस्फाई भी. आई एग्री टू दैट, आई डोंट डिनाई दैट. हाँ, हम फीडबैक कॉन्स्टेंटली ड्यू टू हैवी रश वी आर ऑलवेज स्ट्रेस्ड एंड ओवरवर्क्ड एंड चैलेंजेस होते हैं हमारे लिए. लेकिन हमेशा एक गलत नैरेटिव ला के करना कि डॉक्टर ने मारा, डॉक्टर ने मार दिया, फिर डॉक्टर ने हमें बीट किया, थप्पड़ मारे. फॉर्चुनेटली वो CCTV फुटेज थी तो वी कुड सेव अवर सेल्फ. अदरवाइज फिर वही हाल होना था पब्लिक का कि डॉक्टर ने मारा, डॉक्टर को मारो, डॉक्टर ये हैं, डॉक्टर वो हैं. ट्रोलिंग होती है हम लोगों की. तो आई विल लाइक टू कन्वे थ्रू यू मीडिया, रिस्पेक्टेबल आप मीडिया हाउस हैं, पब्लिक को ये बहुत बड़ा मैसेज देना चाहता हूँ कि प्लीज़ डॉक्टर्स को इस तरह मत ब्लेम कीजिए एवरी टाइम. जब भी कोई इंसिडेंस होती है, GMC इज ए ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन. ये जो सब लोग जब सिक होते हैं तो GMC में आते हैं बिकॉज दे हैव ट्रस्ट इन GMC एंड वी आर द बेस्ट इन द रीजन. और हमें अगर हम काम करते हैं तो हमें इतना अगर आप ट्रोल करोगे, इतना हमें बुला तो हम डिमोरलाइज हो जाते हैं. हमारे डॉक्टर्स डिमोरलाइज हो जाते हैं और कंप्लेंट जो बेसिस पे हमेशा कंप्लेंट रहती है ये गलत है. तो लगता है कि जिस तरह से डॉक्टर के साथ जम्मू में एक ही हॉस्पिटल है, बड़ा मेडिकल कॉलेज, आए दिन ऐसे मामले आते जा रहे हैं. नहीं, देखिए पब्लिक की जो वायलेंस एक्सपेक्टेशन वायलेंस आगे वो कहते हैं जब भी मरीज लेके कई बार पेशेंट आता है टर्मिनल स्टेज में लिवर डिजीज होती है, लिवर फेलियर होता है, किडनी फेलियर होते हैं, पेशेंट सर्वाइव नहीं कर पाते हैं. दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ के डॉक्टर्स, उनकी कंडीशन ही ऐसी होती है. इस स्टेज में हमारे पास लेके आया जाता है जब हम कुछ कर नहीं पाते हैं, कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा. हम नहीं, मैं आपके सामने था कि PGI वालों ने कहा कि नहीं अब हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं है इसका, लोकल हॉस्पिटल में जाके ही मे नॉट सर्वाइव, लोकल हॉस्पिटल में जाके आप इसका बेसिक ट्रीटमेंट कीजिए. अब पेशेंट्स की अटेंडेंस की एक्सपेक्टेशंस का मैं क्या बताऊं फिर. देवर क्लियरली PGI के डिस्चार्ज में लिखा है कि द प्रोग्नोसिस वाज एक्सप्लेन टू द अटेंडेंट्स, विच क्लियरली शोज दैट PGI डॉक्टर ने बताया था कि चांसेस कम है, लोकल हॉस्पिटल में जाके इनकी देखभाल कीजिए. डॉक्टर की तरफ से कंप्लेंट की है हम लोगों ने डेफिनेटली की है कंप्लेंट. ये तो आप मीडिया में आप किसी को मारपीट करना आपके ख्याल में ठीक जायज है? ये नाजायज है. अगर आप पब्लिक सर्वेंट को कोई भी काम कर रहा है उसको पीटेंगे, मारेंगे और ऐसा माहौल क्रिएट कर देंगे तो हम कैसे काम करेंगे? डॉक्टर की तरफ डॉक्टर्स आर हैव टोन डाउन देयर वर्क बट स्टिल वी विल इंश्योर यू दैट वी विल नॉट लेट जम्मू पीपल डाउन. हम कोशिश करें कोई सिक पेशेंट है, सीरियस पेशेंट है, वो अनअटेंडेड ना जाए. आइए बढ़ते अगली खबर की ओर. हरिद्वार कांवड़ यात्रा पर बोले CM धामी. उत्तराखंड में इस समय कांवड़ यात्रा का पावन माहौल है. देश के कोने कोने से लाखों शिव भक्त गंगा जल लेकर यहाँ पहुंच रहे हैं. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर कहा, कांवड़ मेला हम सभी के लिए उत्सव का पर्व होता है. देश भर से शिव भक्त गंगा जल लेके हरिद्वार आते हैं. इस दिन दिव्य भूमि पर आने वाले श्री श्रद्धालुओं का दिल से स्वागत करते हैं. हम सब के लिए बड़ा उत्सव का मेला होता है और पूरे देश भर के शिव भक्त कांवड़िए मां गंगा का जल लेने हरिद्वार आते हैं. और हम जैसी देवभूमि की संस्कृति है, देवभूमि पधारने पर, देवभूमि में आने पर सभी का स्वागत करते हैं और उनके लिए सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं
उनकी यात्रा को अच्छा बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए जो जरूरी है वो सब काम करते हैं। हमारा प्रयास होता है कि सभी शिव भक्त, मां गंगा के भक्त एक अच्छा अनुभव देवभूमि उत्तराखंड से लेकर जाएं, क्योंकि पूरे देश का शिव भक्तों का जो कांवड़ यात्रा का केंद्र है वो हरिद्वार और हरिद्वार के आसपास होता है। इसलिए भी हमको विशेष रूप से, चूंकि कई करोड़ों की संख्या होती है, उसके निमित्त सभी प्रकार की जो तैयारियां हैं वो करनी होती है, वो करी हैं। और अभी तक लगभग 1 करोड़ शिव भक्त मां गंगा का जल लेकर जा चुके हैं और ये क्रम अभी चलने वाला है शिवरात्रि तक। जब तक हमारे शिव भक्त यहाँ आएंगे हम सभी का स्वागत करेंगे। सर, बड़ी संख्या में कांवड़ी सर हरिद्वार आ रहे हैं सर, उनके लिए क्या कहेंगे? और सर उनसे क्या अपील करेंगे जो सर शिव भक्त हरिद्वार भी आ रहे हैं? नहीं, सभी शिव भक्त कांवड़ियों से मैं यही कहना चाहूंगा कि हम सब चूंकि भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं और भगवान भोलेनाथ ने लोगों की रक्षा के लिए विष पी लिया था और वो नीलकंठ हो गए थे, तो इसलिए अपनी छोटी मोटी परेशानियों को कई बार किसी भी प्रकार से उनको किनारे करते हुए अपने एक ध्येय से, अपना जो ध्येय है मां गंगा का जल लेकर जाना, भगवान को अर्पित करना और अपनी यात्रा से किसी को कोई परेशानी न हो, किसी प्रकार की विघ्न बाधा न हो, किसी को कष्ट न पहुंचे, इनका मैं जरूर अपील करूंगा कि सभी शिव भक्त उसी प्रकार से अपनी यात्रा को पूरा करें। और बाकी हम सब लोग, देवभूमि के लोग, पूरी तरह से सभी शिव भक्तों का स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार हैं। चरण वंदना के साथ आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। राहुल गांधी ने आदिवासी प्रतिनिधियों से की मुलाकात। दिल्ली में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आदिवासी समुदाय से प्रतिनिधित्व से मुलाकात की। ये बैठक अखिल भारतीय आदिवासी कांग्रेस द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें देश भर से आदिवासी समाज के प्रतिनिधि शामिल हुए। राहुल गांधी ने इस मौके पर समुदाय की समस्या, अधिकारों और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को लेकर गहन चर्चा की। उन्होंने कहा, आदिवासी समाज देश की आत्मा है, हमें उनके जंगल, जल और जमीन के अधिकार की रक्षा करना होगा। ट्राइबल इश्यूज को लेकर ही आपसे एक बार चर्चा करना चाहते थे, खुली चर्चा। हाँ। तो उसी के लिए आज हम लोग यहाँ पर आए। बताइए सर। राइट फ्रॉम बिगिनिंग कांग्रेस पार्टी इज वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द ट्राइबल पीपल। कांग्रेस हमारे साथ में है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे साथ में है, पूरे कानून हमारे साथ में है, सब JR सब साथ में है, लेकिन सिर्फ इसका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा सर, पर्टिकुलरली महाराष्ट्र में नहीं हो रहा सर। और दूसरी चीज़ ये है सर कि हमारा ट्राइबल लीडर को अगर स्ट्रेंथन करना है तो केवल ट्राइबल को लेकर साथ में चलने से नहीं होने वाला है सर, क्योंकि SC है, OBC है, माइनॉरिटी है, इन सबको लेकर साथ में चलने के कारण हम लीडरशिप हमें डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि सब समाज में अगर हारमोनी है तो ही सर दे विल हेल्प अस, अदरवाइज सर वी विल बी डिफीटेड। सो फार द पैसा इज कंसर्न, जब हम पैसा की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं सर तो नॉन ट्राइबल लोग सब हमारे खिलाफ में जाते हैं। प्रोविजंस आर मेड बाय द गवर्नमेंट सर, अच्छी पैसे की बहुत तरतूद होती है सर, लेकिन इंप्लीमेंट होता नहीं सर। हमारा पैसा लैप्स हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। ऑल दिस मनी शुड बी नॉन लैप्सेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल। बस सर 95 से सर हम देख रहे हैं कि हमारे लिए बहुत अच्छी प्रोविजन हो रही है, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, फाइनेंस मिनिस्टर पैसे नहीं दे रहा। इसलिए सर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हमको कंपलसरी, फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन बहुत आवश्यक है सर। एजुकेशन इज द ओनली आंसर टू द क्वेश्चन ऑफ पॉवर्टी। सर छत्तीसगढ़ में सबसे लार्जेस्ट जो पॉपुलेशन है आदिवासियों का है। आज क्या हो रहा है, अधिकांश स्कूल बंद कर रहे हैं, 10,000 स्कूल बंद सर छत्तीसगढ़ में। और ट्राइबल एरिया में पढ़ेंगे कैसे लोग? अब वो स्कूल बंद होगा तो फिर लोग सरस्वती शिशु मंदिर शुरू करेंगे, बाद में शुरू किया, इनका जितने बिल्डिंग्स है उसका उपयोग उसमें करेंगे। इसका विरोध जम के होना चाहिए सर। आज स्कूल बंद होने से हमारे पूरे जंगल से जो 4 चिरौंजी, तेंदुपत्ता, मोलाइन पत्ता, महुआ वगैरह कलेक्टर सब बंद हो गया सर, जंगल जाना बंद हो गया है। और आज उनके जगह पे अल्टरनेटिव कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं किया जा रहा। 153 कंपनियां हैं छोटे बड़े करके, और वहाँ के लोगों का यही मांग है कि हम जल, जंगल, ज़मीन को बचाना चाहते हैं। लेकिन आज तक वहाँ पर जितने भी सरकार बनी, जितने भी विधायक बने, उनके लिए कोई आगे नहीं आया। और अभी अडानी के द्वारा मैं बगल वाले गांव में जब जंगल का कट रहा था तो मैं वहाँ विरोध करने गई थी, तो मैं अंदर भी हो गई। और लोगों का यही कहना है कि अगर हमारा जल, जंगल, जमीन चले जाएंगे तो हम कहाँ रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का सोच है कि आदिवासियों को ख़त्म करना,
क्योंकि अधिकतर आदिवासी कृषि पर निर्भर हैं और जल जंगल ज़मीन पर निर्भर हैं, और उनका एक सोच है कि हम आदिवासी का जंगल काट देंगे और उनका ज़मीन को छीन लेंगे, तो हम लोग आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि सीधे साधे रहते हैं। कांग्रेस पार्टी सर आज़ादी से लेकर अभी जब कांग्रेस सरकार रही है सब कुछ ट्राइबल लोगों को दी है सर, लेकिन हम लोग उसको प्रसार नहीं कर पा रहे हैं सर, पार्टी के लोग लोग हो, क्योंकि आपके हाथ में प्रचार करने का सिस्टम ही नहीं है, हमारे हाथ में प्रचार करने का सिस्टम ही नहीं है। वो प्रचार करने का सिस्टम बीजेपी के हाथ में है, आरएसएस के हाथ में, तो वही कमी है सर। तो लाउड स्पीकर उनके हाथ में है, काम हम करते हैं, लाउड स्पीकर वो चलाते हैं, तो वही कमी है सर। उसको जिस कारण से नए जनरेशन में लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं सर। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। हिमाचल में बाढ़ पर बोले अनुराग ठाकुर। मंडी जिले में भारी बारिश और बाढ़ के कारण हालत बेहद गंभीर है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने इस आपदा पर चिंता जताते हुए कहा, मंडी जिले के 2 विधानसभा क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है। कई परिवारों को अपने घर छोड़ने पड़े और अब वे लंबे समय तक वापस नहीं लौट सकते, क्योंकि उनके घर पूरी तरह असुरक्षित हो चुके हैं। अनुराग ठाकुर ने बताया कि हमने जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। केंद्र सरकार पूरी तरह सहयोग कर रही है। और सरकार कैसे निपट रही है इससे? देखिए, जहाँ तक जिला मंडी की बात है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ 2 विधानसभाओं में काफ़ी नुकसान हुआ है और यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों को अपने घर से हाथ धोने पड़े। घर होकर भी बेघर हो गए, कोई कम्युनिटी हॉल में है तो कोई अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर है, और अगले कुछ महीनों तक ये संभावनाएं भी लगती कि वो अपने घर में जा पाएंगे, क्योंकि उनके घर अब असुरक्षित अनसेफ हो गए हैं। तो एक स्थिति ऐसी आएगी, जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है वो अपना घर नया कहाँ बना पाएंगे, और जिनके पास है उनको बनाने के लिए पैसा चाहिए होगा। अभी जो राहत है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमने हर संभव सहायता की है, चाहे राशन की बात हो, खाना बनाने के सामान की बात हो, गद्दे हो, कपड़े हों, यहाँ तक कि मेडिकल सुविधाएं हों, सारे प्रयास किए दी जाए। जहाँ तक राज्य की सरकार है वो भी अपना प्रयास कर रही है, लेकिन जो फौरी राहत है, जो इनिशियल अमाउंट दी जाती है, बहुत कम है। कई जगह तो 2500 रुपये दुकान वाले को मिल रहे हैं, जबकि उनके अंदर से मिट्टी निकालने के लिए हज़ारों रुपये खर्च हो रहे हैं। तो एक तो मेरा आग्रह राज्य की सरकार से कि वो अमाउंट को बढ़ाना चाहिए। दूसरा, जो बाकी भी मांग हम जहां केंद्र से जो मदद है वो हर संभव मदद अब भी कर रहे हैं, पहले भी की है और आगे भी करेंगे, और उचित समय पर उचित स्थान पर उचित लोगों के साथ इस विषय को हम आने वाले दिनों में उठाने वाले भी हैं, ताकि केंद्र से भी जो मदद संभव हो वो भी हम करवाएंगे। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। सीएम मोहन यादव का स्पेन से स्वच्छता संदेश। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-2025 से मध्य प्रदेश ने एक बार फिर देश भर में स्वच्छता के क्षेत्र में अपना परचम लहराया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने, जो इन दिनों स्पेन के एक कोरोना शहर में है, उन्होंने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा, मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि मध्य प्रदेश हमेशा की तरह स्वच्छता रैंकिंग में शीर्ष पर है। सुपर लीग श्रेणी में इंदौर फिर से सबसे स्वच्छ शहर बना है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के पुरस्कारों की घोषणा हुई है और मुझे इस बात की प्रसन्नता कि हमेशा की तरह मध्य प्रदेश ने अलग अलग क्षेत्रों में फिर टॉप किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने ये एक अच्छा पूरे देश के अलग अलग राज्यों को मौका दिया है कि स्वच्छता के दायरे में हमारे अपने राज्य की नागरिकों की बेहतरी के लिए दुनिया में भारत की पहचान बने। उस नाते से सभी राज्य सरकारें स्वच्छता के लिए अच्छा काम करें और उनकी हर साल प्रतिस्पर्धा और उनकी रैंकिंग बताएं। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि हमेशा की तरह फिर 10 लाख से अधिक शहरों की जो 7 बार से हमारा इंदौर शहर एक लीग बना करके जो 3 बार से ज्यादा पुरस्कार लाए, उनके अलग एक सुपर लीग बनी, उसमें वो टॉप पे इंदौर भी है। 3 लाख से 10 लाख की जनसंख्या वाले शहरों में उज्जैन भी है, उज्जैन इंदौर फिर टॉप पे है, और 20,000 से कम जनसंख्या वाले शहरों में बुधनी भी टॉप पे आया है। इसी प्रकार से देश भर के सबसे स्वच्छ शहरों की इस साल की रैंकिंग में भोपाल दूसरे नंबर पे आया है
उल्लेखनीय कि पिछली बार ये 5वें नंबर पे था, उसके पहले और पीछे था, लेकिन दूसरे नंबर पे भोपाल है और देश की सबसे स्वच्छ राजधानी में नंबर 1 पे है। इसी के साथ जो 5 सबसे स्वच्छ शहरों की श्रेणी बनाई है उसमें भोपाल दूसरे नंबर पे तो जबलपुर 5वें नंबर पे। तो 5 सबसे स्वच्छ शहरों में जबलपुर की एक और श्रेणी है। ये देश का दूसरा श्रेष्ठ शहर सफाई मित्रों के नाते से भी सबसे सुरक्षित शहरों में जबलपुर आता है। इसके साथ हमारा 10 लाख से अधिक आबादी का 15 नंबर में से ग्वालियर भी 14वें नंबर पे आता है। 15 जो सबसे स्वच्छ शहर माने गए, इसमें ग्वालियर का नंबर भी आता है। इसी प्रकार से विविध प्रकार के अलग अलग श्रेणियों में हमारे सारे शहर आए। मैं अपने सभी प्रदेशवासियों को, सभी महापौर, विधायक, मंत्री, सांसद सबको बधाई देना चाहूंगा। हमने स्वच्छता को एक अभियान मिशन की तरह अपनी सरकारों के बनने के साथ से लिया है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान, पिंक टिकट की जगह पिंक कार्ड। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राजधानी के भविष्य को लेकर एक महत्वाकांक्षी रेड मैप पेश किया है। महिलाओं की सुरक्षा सुविधा को लेकर ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा, हमने दिल्ली की बहनों के लिए DTC बस में पिंक टिकट की जगह अब पिंक कार्ड लगाने की तैयारी कर ली है। ये ज्यादा सुविधाजनक और टेक्नोलॉजी से जुड़ा होगा। नई नई योजनाओं की श्रृंखला में हमने अपनी दिल्ली की बहनों के लिए पिंक टिकट की जगह पिंक कार्ड, ताकि बार बार ये टिकट लेने का झंझट भी खत्म हो और एक्चुअल में जितनी बहनें यात्रा करेगी उतनी ही पेमेंट सरकार दे। इसमें किसी तरीके का कोई भ्रष्टाचार न हो, ये तैयारी भी सरकार ने कर ली गई है। सारी बहनों के पास पिंक कार्ड होगा, जितनी मर्जी बार बस में जाए, पर होगा केवल दिल्ली की बहनों के लिए। दिल्ली अब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की ताल में ताल मिला के चलने वाली है। पॉल्यूशन भी कम करेंगे, यमुना भी साफ करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करेंगे और लोगों को पूरी सुविधाएं भी देंगे, क्योंकि ये दिल्ली है, देश की राजधानी है और देश की राजधानी के नागरिकों को वो सब मिलना चाहिए जो उनके अधिकार हैं। ये हमारा वायदा है। तो भैया, आप सभी को मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, हमारे विभाग के सभी अधिकारियों को बधाई, आदरणीय मंत्री जी को बधाई। आपकी मेहनत से दिल्ली में बहुत ही सुंदर ट्रांसपोर्ट व्यवस्थाएं हम लागू करेंगे और मिल करके ये ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली में भूतो न भविष्यति ऐसे सारे काम करके दिखाएगी जिसके लिए वर्षों से दिल्ली की जनता प्यासी थी। एक बार मिल करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। मनोहर लाल खट्टर का स्वच्छ सर्वेक्षण पर बड़ा ऐलान। स्वच्छ भारत मिशन के तहत दिल्ली में आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 से 2025 पुरस्कार समारोह में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्वच्छता प्रतिस्पर्धा को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने बताया कि अब तक देश के करीब 5000 शहरी स्थानीय निकायों से सिर्फ 1% तक ही पुरस्कार जीते थे, जो कि बहुत सीमित था। पहले जनसंख्या के आधार पर 5 समूह बनाए गए थे और हर समूह में 3-3 शहरों को पुरस्कार मिलते थे। देखिए, कुल मिलाकर के देश भर में 5000 के आसपास अर्बन लोकल बॉडीज हैं और जो पहले का कार्यक्रम चल रहा था उसमें पॉपुलेशन के हिसाब से 5 ग्रुप्स थे और 5 ग्रुप्स में फर्स्ट सेकंड थर्ड करके कुल मिलाकर के मैक्सिमम 15 ही प्राइज दिए जा रहे थे। लेकिन ये 15 प्राइज 4-5000 सिटीज को अगर देखा जाए तो ये कुल मिलाकर के 1% भी नहीं है, आधा % भी नहीं है, तो 0.3%। तो आखिर प्रतियोगिता में कुछ ना कुछ लोगों को और उत्साह मिले। बहुत से लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि हमारा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में कभी नंबर आ ही नहीं सकता। उसी में से फिर हमने बाकी लोगों को विचार किया कि आखिर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं
वो एक कॉमन लीग में रहेंगे, ताकि वो फिर अपना एक अलग से ग्रुप में उनका एक कंपटीशन बाद में कराएंगे। उस कंपटीशन में जैसे मैंने अपने भाषण में बताया कि उसमें एक्सक्लूजन मेथड होगा कि अगर आज मान लो 10 हैं किसी एक ग्रुप में, 10 में से अभी फाइनल करेंगे कि कितने लोगों को बाहर करना, और अगली बार फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आएंगे उनको इन करना। तो 3 इन होंगे और टोटल एक आइडियल संख्या उसकी कितनी रखेंगे विचार करेंगे, फिर या तो 3 बाहर करेंगे 2 बाहर करेंगे, जब तक उस आइडियल संख्या तक नहीं पहुंच जाते, ताकि एक कंपटीशन उनमें भी होता रहे और फिर उनमें भी कंपटीशन विद इन दैट ग्रुप भी होता रहे, और नए लोगों को फर्स्ट सेकंड थर्ड का जो एक पहले से प्रचलन है उसमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आते रहे। फर्स्ट सेकंड थर्ड जो नए वर्ष में आएंगे वो सबके सब लीग में चले जाएंगे, फिर लीग में कम्पीट करेंगे, और ऐसे लीग वाले फर्स्ट आने वाले इन सबको बाद में एक एक और शहर जो लो परफॉर्मिंग शहर हैं उसी स्टेट के, उनको एक एक और उनको कहेंगे इसमें से अडॉप्ट करो, और उस अडॉप्ट करने के बाद फिर दोनों का पेयर की कंपटीशन होगा कि वो पेयर कौन सा आगे बढ़ता है कौन सा पीछे रहता है, ताकि हम अपने आप में फर्स्ट आए हैं, अच्छी बात है, इच्छा है, लेकिन अपने साथ एक और को ठीक तो करें। तो परोपकार तो यही होता है कि दूसरे का भी कुछ उपकार हो, इसलिए इस नई कल्पना के साथ ये सारा कुछ किया गया। ज्यादा शहरों में कंपटीशन आएगा। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। नीतीश को 20 साल बाद बिजली की याद क्यों आई? बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा के बाद अब ये फैसला सियासी बहस केंद्र बन गया है। आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ठाकुर ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा, अरविंद केजरीवाल ने देश की राजनीति में बुनियादी बदलाव लाने की, बिजली, पानी, स्कूल और अस्पताल जैसे मुद्दे चुनाव का आधार बने। उन्होंने कहा, कैसे संयोग है कि जैसे ही आम आदमी पार्टी ने बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की, नीतीश कुमार जी को 20 साल बाद आया बिजली मुफ्त दी जानी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी देश की राजनीति में ये मूलभूत बदलाव लेकर के आए हैं कि लोगों को मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, ये चुनावी मुद्दे बनने चाहिए, इनके ऊपर बात होनी चाहिए। और देखिए क्या इत्तेफाक है कि आम आदमी पार्टी ने बिहार में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की, और नीतीश कुमार जी को 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद अब अचानक से याद आया कि 125 यूनिट बिजली जो है वो मुफ्त दी जानी चाहिए। ये अपने आप में बताता है कि आम आदमी पार्टी जैसे ही बिहार में चुनाव मैदान में उतरी तो नीतीश कुमार जी को समझ आ गया कि इस बार चुनाव मुद्दों पे होगा। बिहार के लोग बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल की बात करेंगे, आम आदमी पार्टी इन मुद्दों के ऊपर चर्चा करेगी, और इसलिए उन्होंने ये 125 यूनिट बिजली फ्री करने का अनाउंसमेंट किया है। ये चुनावी घोषणा है। अगर वाकई नीतीश कुमार जी का विश्वास होता है इस घोषणा में तो 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, वो पहले कर देते। आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने की घोषणा के दबाव में नीतीश कुमार जी 125 यूनिट फ्री करने की घोषणा कर रहे हैं। लोगों को भी ये समझ में आ गया है कि अगर बिजली फ्री करानी है, अगर 24 घंटे बिजली चाहिए, अगर स्कूल अस्पताल अच्छे चाहिए, तो आम आदमी पार्टी ही वो रास्ता है जो लोगों को ये तमाम सुविधाएं दे सकती है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। जनता का भरोसा नीतीश पर है, दिनेश प्रताप सिंह बोले। लखनऊ से एक साथ 3 अहम मुद्दों पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने अपनी बेबाक राय रखी है। पहले बात नीतीश कुमार की 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली योजना की। ये जनता के हित में लिया गया अच्छा फैसला है। बिहार को इसकी जरूरत थी। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के जनसेवा संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं। जनता का भरोसा उन्हीं पर है। किया जा रहा है। देखिए, विपक्ष क्या कहता है ये अलग बात है, लेकिन बिहार की जनता का भरोसा नीतीश पर है, भारतीय जनता पार्टी पर है। तो नीतीश जी को, भारतीय जनता पार्टी को, दोनों को मिल करके बिहार की जनभावनाओं का आदर करना ही चाहिए। और विपक्ष को जो कहे वो कहे, लेकिन अगर नीतीश जी कह रहे हैं तो सचमुच बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को इतने बार जनादेश देकर के स्थापित कर दिया कि वो बिहार का बेटा है, बिहार के लोग उस पर भरोसा करते हैं। तो नीतीश जी अगर कर रहे हैं तो ये अच्छी बात ही है, क्योंकि उन्होंने जनभावनाओं के आदर में ऐसा किया है और करना चाहिए। और मैं समझता हूं बिहार को अभी ऐसी चीजों की आवश्यकता है भी।
इतने वर्षों से बिहार में लोगों ने जो खराब किया था लालू राज में या और ऐसे राज चले होंगे जिनके कारण बिहार जो है पीछे रहा है, तो आज की तारीख में ऐसी आवश्यकताएं हैं भी। देश के प्रधानमंत्री जी का भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने स्पेशल पैकेज के माध्यम से बिहार के लोगों की सेवा करने का जो संकल्प लिया है उसे ही नीतीश जी आगे बढ़ा रहे हैं। सर, उत्तर प्रदेश अभी जिस तरह से जो छांगुर का धर्मांतरण का अवैध धर्मांतरण का प्रोसेस था उसको तोड़ा, उसके बाद लगातार उसमें कार्रवाई चल रही है। केंद्र की एजेंसी ईडी के द्वारा भी आज 14 अलग अलग स्थानों पे उत्तर प्रदेश से लेकर बंबई तक के जो ठिकाने हैं उस पर रेड चल रही है। देखिए, ये समाज का सबसे बड़ा पाप है जो योगी सरकार ने उजागर करके दोषियों को दंडित करने का जो संकल्प उनका है। ईश्वर उनको शक्ति दे कि भविष्य में कभी ऐसे पाप उत्तर प्रदेश की पावन भूमि पर ना होने पाए। और मैं समझता हूं कि हम लोग सुनते हैं रोज मीडिया आप लोगों के माध्यम से, तो रोए खड़े हो जाते हैं कि बाप रे बाप, इतने लेवल तक का ये पाप किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। 1500 लड़कियां कन्वर्ट करा करके कहां कहां भेज दी गई होंगी। तो मैं समझता हूं कि योगी जी इसके प्रति तो किसी दशा में कोई ढील देने वाले नहीं हैं। उनको कुछ भी करना पड़ेगा तो करेंगे, लेकिन ये तो नहीं होने पाएगा उत्तर प्रदेश की पावन भूमि पर। और मैं भी मांग करता हूं कि कठोर से कठोर ऐसे दोषियों को सजा दी जाए जो हमारे समाज में इस तरह के काम जो है कभी जीवन में करने के लिए साहस न कर सके। सर, नेता में एसआईआर को लेकर कि बिहार में चुनाव आयोग एसआईआर के नाम पर रंगे हाथ वोट चोरी करता पकड़ा गया। काम सिर्फ चोरी, नाम एसआईआर, पर्दाफाश करने वाले पर हो रही एफआईआर। ईसी को बताना चाहिए कि ईसी अब भी इलेक्शन कमीशन है या पूरी तरह बीजेपी की इलेक्शन चोरी शाखा बन चुका है। मैं समझता हूं राहुल गांधी की पीढ़ियों ने इस देश पे राज किया है। तब ईसी क्या था, कौन सी भाषा बोलते थे, सीबीआई को लोग कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहते थे। ये वही राहुल गांधी जी हैं जिन्होंने संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ मरोड़ करके अपने राज करने के लिए उपयोग किया था। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, संवैधानिक संस्थाओं को पूरी छूट है। मैं समझता हूं ईसी जो काम कर रहा है बिहार में, मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूं एक सामान्य नागरिक की हैसियत से भी, कि कम से कम अगर हमारे देश में बाहर के लोग गलत तरीके से अपनी नागरिकता प्राप्त करके रह रहे हों और मतदाता बन गए हों जो हमारे देशवासियों के लिए, भविष्य के लिए खतरा हो, तो उनका आइडेंटिफिकेशन करना ये चुनाव आयोग का धर्म है, कर्तव्य है। सही वोट पड़े और सही चुनाव हो, यही काम तो ईसी का है। इसमें गलत ईसी क्या कर रहा है? ईसी तो सिर्फ इतना ही कह रहा है कि जो लोग दूसरे देशों से आकर के गलत आइडेंटिटी बना करके हमारे देश में रह रहे हैं उनको मताधिकार से वंचित किया जाए अथवा मताधिकार से खारिज किया जाए अथवा उनको भारत का नागरिक ना माना जाए अथवा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसी चीजें अगर कह रहे हैं तो क्या राहुल जी आप भारतीय नहीं हो? क्या भारत का भला नहीं चाहते हो? क्या भारत की जनता का भला नहीं चाहते हो? क्या भारतवासियों के सुकून को छीनने के लिए ऐसी अनुमति चाहते हो कि बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल जैसे देशों के लोग आकर के गलत नागरिकता लेकर के हमारा चैन छीन सकते हैं? इसका भी अगर अपने वोट के लिए आप समर्थन करने लगोगे तो मैं तो यही कहूंगा कि भारत का खून आपके भीतर नहीं है, इसीलिए आप ऐसा कर रहे हो। गलत इसी क्या कर रहा कि जो आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी।